सोने का फ्रॉक और रंग बिरंगा केक। पूजा अपनी माँ गीता के साथ एक छोटे से झोपड़ी में गुजर बसर करती थी। कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटना में पूजा के पिता का मृत्यु हो गया था, जिसके बाद गीता पूरे तरीके से अकेली हो गई थी। जिसके बाद गीता पूरा ध्यान अपनी बेटी पूजा पर ही रखती थी। गीता अपनी बेटी पूजा को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। पूजा के स्कूल जाने के बाद गीता अपने घर का काम करती थी। काम खत्म हो जाने के बाद वो अपने घर के पास एक छोटा सा दुकान खोलकर मिठाइयाँ बेचा करती थी। गीता को बहुत अच्छे मिठाइयाँ बनाने आती थी। गीता के पति के गुजर जाने के बाद गीता को मिठाई बेचना ही एकमात्र जरिया था। मिठाई बेचकर गीता को जो कुछ भी पैसे मिलते थे उसी से उसका घर चलता था। वहीं दूसरी तरफ पूजा के स्कूल में एक प्रीति नाम की लड़की भी पढ़ती थी। प्रीति शहर के जाने माने डॉक्टर के बिगड़ैल बेटी थी। वो हमेशा पूजा को परेशान करती रहती थी। अरे देखो जरा, मिठाई बेचने वाली की बेटी भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ने आती है। अरे ओ मिठाई वाली की बेटी, घर पर रहकर तू भी अपनी माँ के साथ मिठाई बेचा कर। ये पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीब लोगों का नहीं है। यह बोलकर प्रीति अपने दोस्तों के साथ ठहाके मारकर हंसने लगती है। तभी पूजा प्रीति से बोलती है, प्रीति, कौन सा काम हमें करना है और कौन सा नहीं करना है ये बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी पढ़ाई की चिंता करो। हम गरीब तो एक समय भूखे रहकर भी पढ़ाई कर लेंगे। फिक्र तो तुम करो जो इतने अमीर बाप की बेटी होने के बाद भी हर बार एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स लाती हो। इतने में क्लास में टीचर आ जाती है और सबका होमवर्क चेक करने के बाद टीचर प्रीति को खूब डांट लगाती है। प्रीति, तुम फिर काम करके नहीं लाई। प्रीति, पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा ध्यान लगाया करो। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती हो। अरे पूजा को देखो, इसके पापा भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। तुम्हारे पास तो हर सुख सुविधा है, फिर भी तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती हो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर इस बार भी तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। सॉरी मैम, आप मेरे पिताजी से कुछ भी मत बताना। मैं अब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। प्रीति की बातें सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। ये सब देखकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और प्रीति बोलती है, आज मुझे इस मिठाई वाली की वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस मिठाई वाली की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगी। अगले दिन पूजा अपने घर से स्कूल के लिए जा रही थी। तभी उसे रास्ते में प्रीति अपनी सहेलियों के साथ खड़ी दिखती है। पूजा को आते देखकर प्रीति उसके ऊपर पत्थर फेंककर उसे जमीन पर गिरा देती है। अरे प्रीति, तुमने मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका? मैं तुम्हारी शिकायत जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से कर दूंगी। अरे जा, मैंने तुम पर कोई पत्थर नहीं फेंका। खुद तो चलना आता नहीं और बढ़िया ही शिकायत करने वाली। तुम लोग बताओ मेरे दोस्तों, क्या मैंने इस मिठाई वाली के ऊपर पत्थर फेंका? अरे नहीं, तुमने तो पत्थर नहीं फेंका। सुन लिया ना तूने, मैंने तुम पर कोई पत्थर नहीं फेंका है। अब चाहे तो जाकर किसी को भी बता दे। तेरी इन झूठी बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला, समझी तू? इतना बोलकर प्रीति और उसके दोस्त पूजा पर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। पूजा को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। अरे ओ मिठाई वाली, अब खड़े खड़े मुझे देख क्या रही है? अब चल निकल यहाँ से। पूजा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी प्रीति बोलती है, देखो तो जरा इस मिठाई वाली को, कितनी अकड़ है इसमें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रीति, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रीति का जन्मदिन आता है। प्रीति के घर वालों ने प्रीति के जन्मदिन पर घर को अच्छे से डेकोरेट करा था। जब प्रीति सो रही थी तभी उसकी माँ पिताजी जन्मदिन की बधाई देने आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर प्रीति। थैंक यू सो मच माँ पिताजी, आप लोगों ने मेरे जन्मदिन पर कितने अच्छे से घर डेकोरेट किया है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, आज मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर इतनी अच्छी पार्टी करूंगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। और जाओ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, और अगर तुम चाहो तो तुम अपने दोस्तों को भी इस शानदार पार्टी में इनवाइट कर सकती हो। उसके बाद प्रीति तैयार होकर स्कूल जाती है और अपने क्लास के सभी बच्चों से बोलती है,
अरे सभी बच्चों ध्यान से सुनो, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर मेरे माँ पिताजी ने शानदार पार्टी रखा है और मेरा ये पार्टी इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। और हाँ, तुम भी मिठाई वाली आ जाना। ठीक है प्रीति, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन कोई अच्छे से ढंग के कपड़े पहन कर आना, अपना ना सही कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख लेना। शाम को पूजा अच्छे से तैयार होकर प्रीति के घर जाती है और वहाँ जाकर इतना अच्छा घर डेकोरेट देखकर पूजा सोचती है, वाह कितनी अच्छी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर प्रीति आती है और पूजा से बोलती है, क्यों रे पूजा, ऐसा पार्टी देखकर आंखें फटी की फटी रह गई ना, क्योंकि तूने ऐसा पार्टी जिंदगी में तो क्या सपने में भी नहीं देखी होगी। और हाँ, अगर तुम आ ही गई हो तो खाना पीना खा कर ही जाना, और जो तुम ये अपने हाथों में सस्ता सा और घटिया सा गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर कचरे के डब्बे में डाल देना, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे छोटे और गरीब लोगों के हाथों से घटिया सा गिफ्ट लेना पसंद नहीं है। इतना बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। पूजा को अपनी बेइज्जती होता देख बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर में प्रीति केक कट करती है और सभी को एक एक करके केक खिलाती है। पूजा दूर खड़ी ये सब देखती रहती है। तभी प्रीति केक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पूजा के पास आती है और बोलती है, पूजा ये लो केक खा लो, तुम्हारा तो केक खाने का बहुत मन कर रहा होगा ना, क्योंकि तुमने तो इतना महंगा केक आज तक कभी खाया नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये लो आज खा लो। पूजा जैसे ही केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी प्रीति केक को अपने हाथ से छोड़ देती है और वो केक जमीन पर गिर जाता है और प्रीति उस केक को अपने पैरों से मसल देती है और बोलती है, ओहो ये केक तो जमीन पर गिर गया, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इस केक को जमीन से उठाकर खा लो। अब बहुत हो गया प्रीति, माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जमीन पर गिरा हुआ और तुम्हारे पैरों से घसीटा हुआ केक खा लूँ। ओए ज्यादा भाषण मत दे, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर एक टॉफी तक नहीं खिलाती और तू मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे अपना इतना महंगा केक खिलाऊं? चल जा यहाँ से, भिखारिन कहीं की। प्रीति तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम देख लेना, इस बार मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी अच्छा और बड़ा केक लाऊंगी। तुम खुद अपनी आँखों से देख लेना कि मैं अपना जन्मदिन किस तरह से धूमधाम से मनाती हूँ। तभी पूजा का मजाक उड़ाते हुए प्रीति बोली, अरे केक तो छोड़ो, तू अपने जन्मदिन पर एक चॉकलेट ही खिला दे तो वही बहुत बड़ी बात होगी। प्रीति को अपना इतना बेइज्जती करता हुआ देखकर पूजा वहाँ से रोते हुए अपने घर चली आती है। पूजा को उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या बात है पूजा बेटी, तुम इतना उदास क्यों हो? माँ आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाती हो, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाती हैं। माँ कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, इस बार मेरे जन्मदिन पर मुझे भी एक सुंदर सा फ्रॉक और एक बहुत बड़ा केक चाहिए। मैं भी अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी माँ भी किसी के माँ पिताजी से कम नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए फ्रॉक और केक लेकर आओगी ना माँ? बस इतनी सी बात के लिए मेरी बेटी उदास है? अरे क्यों नहीं, मैं भी अपनी बेटी के जन्मदिन इतना ही धूमधाम से मनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे, और मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा फ्रॉक और बड़ा सा केक भी लेकर आऊंगी। चलो अब मुस्कुराओ मेरी प्यारी बिटिया। और फिर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर एक दिन प्रीति पूजा से कहती है, अरे ओ मिठाई वाली की बेटी, आज तो तेरा जन्मदिन है ना, और तुझे अपनी शर्त याद है या भूल गई? मुझे बहुत अच्छे से याद है प्रीति, आज मेरी माँ को बहुत सारी मिठाई बनाने का ऑर्डर मिला है। आज मेरी माँ की अच्छी कमाई होगी और उन पैसों से आज मेरी माँ मेरे लिए एक सुंदर सा फ्रॉक और एक बहुत बड़ा केक लेकर आएगी। तो तुम लोग आज शाम को मेरे घर मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना और केक खाकर ही जाना। वहीं दूसरी तरफ पूजा की माँ बहुत सारी मिठाइयाँ बना रही थी, लेकिन मिठाई लेने वाली मालकिन प्रीति की माँ ही होती है। तभी प्रीति अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, क्या आपने किसी को मिठाई का ऑर्डर दिया है? माँ, ये छोटे और गरीब लोग बहुत ही घटिया तरीके से मिठाई बनाते हैं। माँ, इनकी मिठाई खाकर आप बीमार पड़ सकती हो, प्लीज आप इस मिठाई का ऑर्डर कैंसिल कर दो। ठीक है बेटा। इतने में पूजा की माँ गीता मिठाई लेकर प्रीति के घर आती है। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर, आपके स्वादिष्ट मिठाइयाँ, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए क्योंकि आज मुझे जल्दी घर जाना है। अरे किस बात के पैसे? अरे तू अपनी मिठाई लेकर जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी घटिया मिठाइयाँ नहीं खानी है।
मैं तो बढ़िया रेस्टोरेंट की मिठाई खाती हूँ, ले जा अपनी मिठाई यहाँ से। अरे नहीं नहीं मालकिन जी, ऐसा मत कहिए, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक और केक लेकर जाना है। वो घर पर बैठे बैठे मेरा इंतजार कर रही होगी। प्लीज मालकिन, आप ये मिठाइयाँ ले लीजिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको यकीन ना हो तो खाकर देख लीजिए, प्लीज मालकिन। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो, बस मैंने मना कर दिया तो कर दिया, एक बार में तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? अब जल्दी से यहाँ से जाओगी या धक्के मार कर निकालूं? ये सुनकर पूजा की माँ वहाँ से अपनी मिठाई लेकर बाहर चली जाती है और सोचती है, हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा को कैसे पूरी कर पाऊंगी? एक काम करती हूँ, मैं इस मिठाई को गली गली घूम कर बेच देती हूँ। मिठाई ले लो, मिठाई, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ ले लो, रस भरी मिठाइयाँ। तभी वहाँ पर जोरों की बारिश आ जाती है और गीता की सारी मिठाइयाँ गीली हो जाती है। ये सब देखकर गीता बहुत दुखी होती है और बोलती है, हे भगवान, आपको मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जा रही है? क्या आपको मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आ रहा? आप मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर एक सुंदर परी आ जाती है और गीता से बोलती है, अरे तुम्हारी मिठाइयाँ तो बहुत ही ज्यादा गीली हो गई है, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे मिठाई खिला सकती हो? माफ करना परी जी, ये मिठाई अब खाने के लायक नहीं है, ये बारिश से गीली हो चुकी है। अच्छा, एक मिनट रुको, अब बताओ। तभी सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी से सभी मिठाइयों को ताजा कर देती है। ये सब देखकर गीता सुंदर परी से बोलती है, ये सब मिठाइयाँ फिर से ताजा हो गया, ये लीजिए परी जी, आप ये मिठाइयाँ खा लीजिए। तभी सुंदर परी सारी मिठाइयाँ खा लेती है और गीता से बोलती है, आह, मुझे तुम्हारे हाथों का मिठाइयाँ बहुत अच्छा लगा, अब मैं रोज तुम्हारे दुकान पर मिठाइयाँ खाने आया करूँगी। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊँ परी जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। पूजा की माँ गीता सुंदर परी को अपनी सारी बातें बता देती है। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी से एक सुंदर सा सोने का फ्रॉक और ढेर सारे रंग बिरंगा केक प्रकट करती है। उसके बाद गीता वो सोने का फ्रॉक और रंग बिरंगा केक लेकर अपने घर जाती है। इतना सुंदर फ्रॉक और रंग बिरंगा केक देखकर पूजा बहुत खुश होती है। फिर शाम को सभी बच्चे पूजा के घर आते हैं। जो भी इस बर्थडे पार्टी में आते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर पूजा अपने सभी दोस्तों के साथ केक कट करती है और अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करती है। ये सब देखकर प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूजा से माफी मांगती है। उसके बाद पूजा दोनों माँ बेटी परी की दी हुई सोने की फ्रॉक और रंग बिरंगा केक की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जादुई 2 फ्रॉक का जादू। लखनऊ शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रिद्धि और सिद्धि अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। उनके माँ बाबा गणेश और गायत्री एक बिल्डर के पास ईंटा ढोने का काम करते थे और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, गणेश और गायत्री साइड पर काम कर रहे थे कि तभी बिजली का हाई वोल्टेज तार के गिर जाने से गायत्री और गणेश की वही मौके पर मौत हो जाती है। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि दोनों अनाथ हो जाती है। दीदी, माँ और पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? बताओ ना दीदी, वो कहाँ चले गए? रिद्धि, रोते नहीं मेरी बहन, मैं हूँ ना, और माँ बाबा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो आसमान में तारा बनकर हमें वहाँ से देख रहे हैं। अब चलो चुप हो जाओ। माँ को अगर पता चला कि उनकी लाडली रो रही है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। चलो अब खाना खा लो। और फिर सिद्धि और रिद्धि दोनों खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन उनके घर की मकान मालकिन आती है। बहुत हो गया तुम दोनों का, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से रह रही हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक तुमने किराया नहीं दिया है। देखो अब बहुत हुआ, मुझे तुम दोनों के साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकती। चलो निकलो मेरे घर से और कहीं और जाकर रहो, समझ गई? इतना बोलकर मकान मालकिन दोनों बहन को घर से निकाल देती है।
मालकिन, हमें यहाँ से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे भला? क्या करेंगे? हम पर तरस खाइए मालकिन। अभी तक तरस ही खा रही थी जब तुम दोनों बहनों को फ्री में यहाँ रहने दिया, लेकिन अब और नहीं। जल्दी मेरा घर खाली करो। दोनों बहन रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहन को चलते चलते सुबह से शाम हो जाता है और वो वहीं एक पेड़ के नीचे थककर सो जाते हैं। अगले दिन रिद्धि सिद्धि से कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी। प्लीज दीदी। थोड़ी देर और रुको मेरी बहन, मैं देखती हूँ, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। दोनों आगे बढ़ती है। तभी वहाँ कुछ मजदूर बोरियां ढो रहे थे। रिद्धि वहाँ जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, अंकल जी क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? कोई भी काम हो मैं सब कर लूँगी। मेरी बहन बहुत भूखी है, प्लीज अंकल जी। बेटा आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो और यह काम आप नहीं कर पाओगे। यह बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। यह लो, यह 100 रुपए तुम दोनों इस पैसे से कुछ खा लेना और आप घर जाओ। नहीं अंकल जी, मुझे बिना मेहनत के आपसे पैसे नहीं चाहिए। ये तो भीख मांगना हुआ ना। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत से ही कमा कर खाना चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है। रामू गुड़िया को अभी काम बता दे और हाँ, शाम तक काम करने के 200 रुपए मजदूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। सिद्धि तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं जल्दी से ये काम खत्म करके फिर तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? रिद्धि सिद्धि को वहीं बैठाकर खुद बोरियां ढोने का काम करने लगती है। पूरे दिन की कठिन मेहनत के बाद शाम को रिद्धि को 200 रुपए मिलते हैं। रिद्धि सबसे पहले उन पैसों से रोटी सब्जी खरीदकर सिद्धि को खाने को देती है। दीदी पहले आप खाओ, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना। आप खाओ तभी मैं खाऊंगी। और फिर दोनों बहन खाना खाते हैं। रात होने वाली थी और दोनों बहन के पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं था। तभी रिद्धि एक बस पकड़कर अपने चाचा के घर चली जाती है और चाचा को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर रिद्धि के चाचा गोविंद कहते हैं, शहर में इतना सब हो गया और अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। तभी रिद्धि की चाची गुस्से से गोविंद से कहती है, देखो जी हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ रहने चले आए। वैसे भी यह घर मेरे भाई के दिए पैसों से चलता है। खुद की बच्चियों को तो कमाकर खिलाने की तो औकात नहीं है आपकी, और ऊपर से इन अनाथ बच्चियों को मेरी छाती पर लाकर बिठा दिए हो। देखो अभी के अभी उसे घर से बाहर निकालो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। बिमला तुम कैसी बात कर रही हो? रात के अंधेरे में मैं इन दोनों बच्चों को कैसे और कहाँ भेज दूं? सुबह होने दो, फिर मैं उनका कुछ बंदोबस्त करवा देता हूँ। रिद्धि और सिद्धि यह सब सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से दूर चली जाती है। दीदी अब क्या होगा दीदी? अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? एक ही सहारा बचा था, वो भी नहीं रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिद्धि। काश हमारे माँ बाबा जिंदा होते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। पर दीदी आपने तो कहा था माँ बाबा आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? सिद्धि के मासूमियत भरे सवाल सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाता है और वह बोलती है, हाँ रिद्धि, माँ बाबा आप हमें देख रहे हो तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते? देखो ना हम कितनी तकलीफ में हैं। दीदी भी बहुत दुखी है। माँ बाबा आप हमें भी अपने पास बुला लो ना, मैं भी आपके साथ आसमान में तारा बनना चाहती हूँ। सिद्धि की बातें सुनकर रिद्धि भी रोने लगती है। माँ अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं रही, मुझे माफ कर दो माँ। मैं सिद्धि का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही कुछ कर पा रही हूँ। माँ प्लीज आप हमें कोई रास्ता दिखाओ माँ। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। रिद्धि और सिद्धि मैं खुशी परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में? हाँ सच में। परी जी मेरे माँ बाबा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ वो लोग बहुत ही अच्छे हैं।
बस उन्हें तुम दोनों की चिंता लगी रहती है, इसीलिए आज उन्होंने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। बताओ मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? फिर रिद्धि और सिद्धि परी को अपनी सारी परेशानी बताती है। परी जी, हमारे पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं है और न ही खाने के लिए पैसे हैं। अब आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? रिद्धि, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। ये लो, ये जादुई 2 लाल लहंगे हैं। एक लहंगा रिद्धि तुम्हारे लिए और दूसरा लहंगा सिद्धि तुम्हारे लिए है। रिद्धि, तुम अपने लाल फ्रॉक को पहनकर जो भी बोलोगी वो सब तुम्हें मिलेगा और सिद्धि, तुम्हें तुम्हारे फ्रॉक से ढेर सारे सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है। रिद्धि जल्दी से अपना लाल फ्रॉक पहनकर जादुई लाल फ्रॉक से बोलती है, हे जादुई लाल फ्रॉक, हमें घर दिला दो। रिद्धि के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है और इस तरह से वो अपने जादुई लाल फ्रॉक से घर की जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो उसे जादुई लाल फ्रॉक के जादू से मिल जाता है। सिद्धि अपने फ्रॉक से खूब सारा धन मांगती है, जिससे वो दोनों बहुत ही जल्दी अमीर हो जाते हैं। अब रिद्धि और सिद्धि के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती वो उस जादुई लाल फ्रॉक से मांग लेती थी। वे दोनों बहन अब अपने साथ साथ गांव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करने लगी। गांव के सभी लोग अब रिद्धि और सिद्धि की खूब इज्जत करने लगे। धीरे धीरे यह बात जब रिद्धि की चाची बिमला को पता चलता है तो वह रिद्धि और सिद्धि से मिलने के लिए उसके घर आती है। अरे चाची, आप आइए आइए, अंदर आइए। रिद्धि और सिद्धि बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अरे वो तो उस दिन यूं ही मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया था। तुम्हें ऐसे बिना बताए घर से नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम दोनों बहनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम दोनों हमें कहीं नहीं मिली। मुझसे अनजाने में जो भी गलती हुई हो माफ कर देना बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसे हूँ बेटा। कोई बात नहीं चाची जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। खाना खाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के सो जाने पर तभी उसकी चाची चुपके से उठकर रिद्धि के कमरे में जाकर उसका जादुई लाल फ्रॉक चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सर पर डंडों की बारिश होने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। अरे ये क्या हो रहा है? रोको, कोई रोको इसे। अरे बचाओ, हाय बचाओ मुझे, हे भगवान बचाओ। तभी बिमला की रोने की आवाज सुनकर रिद्धि और सिद्धि भी वहाँ आ जाती है। अरे चाची, ये क्या हो रहा है और आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं लालच में आकर तुम्हारा जादुई लाल फ्रॉक चुराकर भाग रही थी, जिसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ बेटा, प्लीज इस डंडे को रोक ले, वरना तेरी चाची आज ही स्वर्ग सिधार जाएगी। प्लीज बेटा। जादुई फ्रॉक, मेरी चाची को माफ कर दो और इन्हें जाने दो। रिद्धि के इतना बोलते ही डंडा रुक जाता है और उसकी चाची उल्टे पैर वहाँ से भागती है। वो फिर कभी लौटकर रिद्धि और सिद्धि को परेशान करने नहीं आती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।